आज बहुत गर्मी है। आप लोग सुबह 10-11 बजे से इस तपती हुई धूप में खड़े हैं। तुम्हें बहुत कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि बोलना है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बोलना है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं, आज जो महेवा ब्लॉक है, ये ब्लॉक आप सबको पता है कि ऐतिहासिक ब्लॉक है और पूरी एशिया में सबसे पहले इसी महेवा ब्लॉक को बनाया गया था। और वो बनाया इसलिए गया था कि हमारा प्रदेश और प्रदेश ही नहीं, हमारा देश विकास का काम हर गांव गली व दबे पिसे लोगों को इसी ब्लॉक के द्वारा जो बाबा साहब का और आज का ये जो दिन बहुत ही गौरवपूर्ण दिन है और इसलिए भी जो बाबा साहब ने जो हमको संविधान दिया है और उसी संविधान पर चल करके जो बहुत पायदान में सबसे पीछे चले गए हैं जो लोग, जो दबे पिछले अल्पसंख्यक से लेकर के दलित से लेकर के जो समाज में बहुत पीछे पायदान पर चले गए हैं और जो बाबा साहब ने संविधान दिया है, बाबा साहब उन लोगों की आवाज थे। तो उन पर चल करके सामाजिक न्याय, जो बाबा साहब ने सामाजिक न्याय देने का काम किया है, तो आज जो बाबा साहब का अभी जो सपना था वो सपना अधूरा है। इसलिए हम आज इस महेवा ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख और सांसद जितेंद्र दोहरे जी को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने एक ऐतिहासिक काम किया है, इस ऐतिहासिक ब्लॉक में एक ऐतिहासिक काम किया है। बाबा साहब की मूर्ति लगा करके एक संदेश दिया है, जो गरीब हैं, जो आज तक दबे कुचले हैं, जिनका आज तक शोषण हुआ है, तो बाबा साहब के आदर्शों पर चल करके उनके विचारों पर को आगे बढ़ा करके हम लोगों को, और आपको याद होगा बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है, उसी संविधान से इन दबे पिछले जो बहुत पीछे चले गए हैं उनको सामाजिक न्याय दिला करके आगे लाना है। और हम अपने साथियों से यही अपील करेंगे, हम अपने साथियों से यही, आज जो आजादी के बाद आज भी जो बाबा साहब का सपना था, जो बाबा साहब का मिशन था, जो आज तक अधूरा है, आज तक जो पूरा नहीं हुआ है, तो हम लोगों की समाजवादियों से लेकर के और जो अम्बेडकरवादी हम लोग मिलकर के उस सपने, बाबा साहब के सपने को पूरा करने का काम करेंगे। और
और हमारी जानकारी में है आज इटावा ही नहीं औरैया जो लोग संविधान की जिनको रक्षा करनी है, संविधान को जिसको पालन करना है, जिनको पालन करना है, बहुत से ऐसे अधिकारी भी हैं आज बाबा साहब के संविधान का आज तक बाबा साहब के संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे बहुत से अधिकारी हैं जो दलित हैं, वंचित हैं, उनके अधिकारों को पूरा नहीं कर रहे हैं। मेरी जानकारी में है तो हमें तो अपने कार्यकर्ताओं से कहेंगे और जो संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं, जो वंचित, शोषित, अल्पसंख्यक से लेकर के दलित से लेकर के जो शोषण कर रहे हैं, न्याय नहीं दे रहे हैं, उनकी आप सब लोग सूची जरूर बना लेना। और यहीं तक हम भी सूची बना रहे हैं तो हमारी अपील है तो जो बाबा साहब के संविधान में जो अधिकार मिला है उसका जो अधिकारी पालन नहीं कर रहे हैं तो उनका नाम आप लोग नोट अपनी डायरी पर नोट जरूर कर लेना। और इसलिए कर लेना देखिए, जब हम सब लोग मिलकर के जितने भी शोषित पीड़ित लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, दलित से लेकर अल्पसंख्यक से लेकर के और यहाँ तक कि पिछड़े लोग भी बहुत पीछे चले गए हैं, अगर उनको न्याय नहीं देते हैं तो सरकार, जब हम लोग सरकार में आएंगे तो निश्चित दंडात्मक उन अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। तो इसलिए बहुत कुछ हमें नहीं कहना है, बस इतना हमें और अपील कर रहे हैं। आज से सब लोग, वैसे तो हम जानते हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और अंबेडकर वाहिनी से लेकर के जो अंबेडकर बाबा साहब के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, हम सब लोग मिलकर के इस निकम्मी बेईमान सरकार को 2027 में हटाएंगे। और हम लोग और आज ही से अपने अपने बूथ पर, अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने गांव में सब लोगों को मिला करके सब लोगों को एक करके कर लेना। 2027 में भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करें। और हम जानते हैं कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, और आज पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बेईमान, सबसे ज्यादा बेईमान भारतीय जनता पार्टी जो रिश्वत ले रही है, थानों से लेकर तहसीलों से लेकर के, और भारतीय जनता पार्टी के लोग दलाली कर रहे हैं। उनके भी नाम नोट करना है, और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार बेईमान है। बेईमान सरकार को हटाने का काम करेंगे। और हमारी अपील है कि हाथ उठा कर के बताओ, आज ही से अपने अपने गांव में, अपने अपने मोहल्ले में एक होकर के
इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। और जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सारे पर जो अधिकारी ईमानदारी से वोट भी नहीं डालना देना चाहते, वोटर लिस्ट में भी गड़बड़ी करते हैं, उससे सचेत रहना है। और हर बूथ पर और हर पोलिंग पर आप लोगों की जिम्मेदारी है। बताओ, उस जिम्मेदारी को आप लोग हाथ उठा करके बताइए, उस जिम्मेदारी को निभाएंगे और निभा करके जो बेईमान नहीं करना चाहते हैं उनकी बेईमानी को रोकने का काम करोगे। और वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी करते हैं अपनी अपनी पोलिंग पर अभी से जो सूची लेकर के उसमें देख लेना। और ऑनलाइन अगर कहीं काटा है, तुम्हारा वोट नहीं है, तो ऑनलाइन जरूर उसमें दाखिल कर देना। और बेईमानी नहीं होने देंगे। इतना हाथ उठा करके बताओ, सब लोग हाथ उठा करके बताइए कि बूथ पर बेईमानी नहीं होने देंगे। तो हमें भरोसा है, हमें भरोसा इटावा के लोगों पर, हमें भरोसा औरैया के लोगों पर कि भारतीय जनता पार्टी को बेईमानी नहीं करने देंगे और अपना एक एक वोट को बचाएंगे। बचाना है वोट को, और वोट के दिन आप लोग अपनी पोलिंग पर हर बूथ पर जिताने का काम करेंगे। यही हमारी आप सब लोगों से अपील है। धन्यवाद। हमारे इतना शोर है, चलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष आइए, आइए। इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे बहुत पुराने समाजवादी नेता और नेताजी के बहुत पुराने साथी, आज की अध्यक्षता कर रहे नेताजी के बहुत पुराने साथी, न केवल वो समाजवादी साथी रहे हैं बल्कि अखाड़े में भी पहलवानी किए हैं। हमारे पूर्व चेयरमैन हामिद खान साहब और इस कार्यक्रम के आयोजक और आपके और हमारे इटावा के सांसद, जिनके प्रयास से हम और आप लोग यहां पर मौजूद हुए हैं, जितेंद्र दोहरे जी, मंच पर उपस्थित पूर्व सांसद राम सिंह साकी जी, बहुत पुराने समाजवादी नेता राम सेवक यादव जी, सांसद देवेश साकी जी, सांसद आदित्य यादव, प्रदीप साकी बबलू जी, समाजवादी पार्टी के जिले के अध्यक्ष राघवेंद्र गौतम जी, हमारी पार्टी के विधायक भरतना से, विधायक दिव्यापुर प्रदीप यादव जी, विधायक विधुना रेखा वर्मा जी, अशोक यादव जी पूर्व मंत्री, अंशुल यादव जी जिला पंचायत अध्यक्ष, पार्टी के प्रदेश के सचिव गोपाल यादव जी, वीरू भदौरिया जी, आशीष राजपूत जी, सर्वेश गौतम जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष औरैया, पूर्व मंत्री आदरणीय श्री कृष्ण यादव जी, लालजी शुक्ला जी, अनिल यादव जी, पल्लवी पाल जी, अनीता दिवाकर जी, मदन गौतम जी, मिथिलेश कटियार जी और बड़ी संख्या में संगठन के सभी पदाधिकारी और मंच पर बहुत सारे उपस्थित पार्टी के हमारे नेता,
यहाँ पर कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे किसान भाई, आदरणीय बुजुर्ग, बड़ी संख्या में नौजवान साथी, माताएं, बहनें और पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले सांसद जितेंद्र दौरे जी और उनके सहयोगी साथियों को और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने ब्लॉक के परिसर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा लगा करके न केवल हम लोगों को बल्कि पूरे पीडीए परिवार को एक प्रकाश स्तंभ की तरह हम लोगों को चलने का मौका दिया है। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो सपना देखा था और जिस संविधान को हमें और आपको दिया है, आज के दिन हम सब पीडीए परिवार के लोग ये संकल्प लेते हैं कि कोई कितना भी साहसी हो जाए, ताकतवर बन जाए, कितना भी तानाशाह हो जाए, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान हम लोग बदलने नहीं देंगे और इस संविधान के प्रति हम लोग ईमानदारी से खड़े होकर के अपने वोट का अधिकार हमेशा इस्तेमाल करेंगे। आज मुझे बहुत खुशी है कि बहुत सारे समाजवादियों से मिलने का मौका मिल रहा है। न केवल जो हमसे मंच पे व्यक्तिगत रूप से मिले हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं सभा में बहुत सारे हमें अपने सभी लोग दिखाई दे रहे हैं। ये वो लोग हैं जो समय समय पर समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए अगर कभी भी कोई जोखिम भी उठाना पड़ा होगा तो यहाँ के समाजवादी साथी कभी पीछे नहीं हटे हैं। ये ब्लॉक, महेवा ब्लॉक, जैसा कि आप सब जानते होंगे, न जाने कितनी बार आपने सुना होगा, ये भारत का और उत्तर प्रदेश का पहला ब्लॉक बना था। 1950 के लगभग ये पहला ब्लॉक बना था और पहला ब्लॉक बनने का सपना यही था कि जो हमारे गरीब हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं, जो ग्रामीण स्तर पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, समय समय पे जो उन्हें समस्याएं होती हैं, जो खेती बाड़ी से लेकर के उनको आगे बढ़ाने के लिए जो योजनाएं आए, वो ब्लॉक स्तर से लागू होकर के हमारे गरीबों के खुशहाली को बनाने का काम करें। लेकिन इधर हम जब लोग पीछे मुड़ के देखते हैं, जो ब्लॉक का सपना था वो सपना ही रह गया। न केवल सपना रह गया, बल्कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने ये कहा था कि आजाद भारत होने के बाद हम अंग्रेजों को और उस समय की सरकारों को इस बात के लिए नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने बुराई लाने का काम किया है, उनकी वजह से हम खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे नहीं हैं। क्योंकि अंग्रेज जाने के बाद न केवल हमारा देश आजाद हुआ, बल्कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमें दुनिया का सबसे अच्छा संविधान दिया और संविधान देने के साथ साथ उन्होंने हमें और आपको अधिकार दिलाने का काम किया है। और वो अधिकार जो हमें संविधान से मिले हैं, हम और आप लोग देखते हैं कि कभी कभी हमारे अधिकारों को छीनने का काम करते हैं। हमारे अधिकारों की कोई परवाह नहीं कर रहा है। पिछले चुनाव में जिस समय समाजवादियों ने पीडीए परिवार का नारा दिया और नारे के साथ साथ हम लोगों ने संविधान बचाने का संकल्प लिया, और उसका परिणाम ये हुआ कि न केवल भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हारी है, बल्कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा में जीतने वाली समाजवादी पार्टी बन गई।
आज पीडीए और संविधान और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के हमारा समाजवादी चिंतन और नेताजी के संघर्ष की वजह से आज हम लोग सबसे बड़ी पार्टी हैं उत्तर प्रदेश में, जहां इंडिया गठबंधन ने सबसे ज्यादा सीटें जीती, वहीं भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने बहुमत से दूर करने का काम भी किया है। आज उनका बहुमत नहीं है। वैसे तो इटावा औरैया वाले लोग बहुत क्रांतिकारी हैं और क्रांतिकारी हों भी क्यों नहीं, ये हमारे इटावा औरैया वाले जो इतिहास के पन्नों को पलटते होंगे, जो इतिहास को जानते होंगे, ये इटावा औरैया का बहुत महत्वपूर्ण इतिहास रहा है। और यहाँ के लोग क्रांतिकारी क्यों न हो जब चंबल बगल में बह रही हो और जहां हमें रिवाइंस देखने को मिलती हो। मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी ऐसी बेहड़ होगी देश में जैसी बेहड़ हमारे आपके जिलों में है। केवल हमारा इतिहास चंबल बेहड़ से नहीं है, बल्कि इतिहास जो जानते होंगे इटावा का वो जानते होंगे ए.ओ. ह्यूम, जो ए.ओ. ह्यूम थे, जब 1857 की आजादी की लड़ाई हुई और उसमें यहां के जो कलेक्टर इटावा के थे, उन्हें क्रांतिकारियों का मुकाबला करने के लिए उन्हें भागना पड़ा और यहां से भाग करके निकल गए। और इतिहास ये भी कहता है कि ए.ओ. ह्यूम जब 1857 की हमारी आजादी की लड़ाई थी उसमें उसी तरह भागे थे जैसे एक बार कोई बाबा जी दिल्ली में भागे थे कपड़े पहन करके। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ये वही ए.ओ. ह्यूम है जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना करने का काम किया था। ये जो कांग्रेस बनी है पार्टी, जो ए.ओ. ह्यूम का योगदान भी है, लेकिन अंग्रेज भी थे वो। इतिहास ये भी कहता है कि जब वो भारत छोड़ के गए थे, जब यहां से उन्हें जाना पड़ा तो अपना सामान तो ले ही गए थे, लेकिन देश की चिड़ियों को भी पैकेट में बंद कर करके ले गए थे। और जो जानकारी मिलती है उस जानकारी में यह है कि लगभग 5000 लकड़ी के डब्बों में चिड़ियों को भर करके यहां से ले गए थे। और उसी की वजह से जो यहां से चिड़िया लेके गए थे वो उसी से म्यूजियम बना था जाकर के। न केवल ए.ओ. ह्यूम का यहां का है हमारा इतिहास, बल्कि औरैया के लोग जानते होंगे गेंदालाल दीक्षित का भी बहुत बड़ा योगदान है आजादी को दिलाने में। उन्होंने जो मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी के वजह से जो उन्हें प्रताड़ना झेलनी पड़ी, जो गेंदालाल दीक्षित जी थे, उनका बहुत बड़ा योगदान है कि बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों को अपने साथ लेकर के इस दोनों जिले जो आज हो गए हैं उसमें तमाम क्रांतिकारियों को उन्होंने जगाया, अपने साथ लेकर के चलने का काम किया। न केवल क्रांतिकारियों का इतिहास है, बल्कि सुनने में आता है एक समय ऐसा था कि यहां से अच्छे डकैत भी कहीं नहीं हुआ करते थे। जो डकैत हुए हैं उनकी अपनी अपनी अलग कहानियां हैं। जो उस पीढ़ी के कुछ लोग बचे हों, शायद अब नहीं बचे होंगे, लेकिन हमें कुछ बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं जो उन इलाकों पे रहते होंगे। उन्होंने देखा होगा
कभी कभी घोड़ों से भी वो आते थे। उस समय भी अन्याय था। वो भी कहानियां हैं बहुत सारी डकैतों की, जिसकी वजह से इटावा, मैनपुरी और औरैया और आपके बगल के जिलों का, जो मध्य प्रदेश के जिले की एक पहचान बनी है। उस समय भी तमाम ऐसे लोग हुए पैदा जिन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ने का काम किया। हमारे साथी जो फूलन देवी का नाम ले रहे हैं, फूलन देवी का भी एक अलग इतिहास है और शायद धरती पर दुनिया के इतिहास में इतना प्रताड़ना, इतना अन्याय, इतना अपमान किसी महिला का नहीं हुआ होगा जो फूलन देवी का एक समय पर हुआ है। इतिहास अलग अलग तरीके से लिखा गया। मुझे याद है कि फिल्म बनाने वाले जिन्होंने फूलन देवी फिल्म बनाई थी, जो फिल्म बनाई थी बैंडिट क्वीन, एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, वो हमें एक हवाई जहाज में टकरा गए थे। उस समय हमारे साथ हमारे अंकल भी थे। वो एक लंबी यात्रा थी। उन्होंने उस फिल्म के बारे में जिक्र किया और पूछा कि ये बताओ, जब फिल्म अंत हो रही है, बात खत्म हो रही है, तो आपने नेताजी और समाजवादियों का नाम क्यों नहीं लिखा? जिन लोगों ने फिल्म देखी होगी, अगर यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, तमाम प्लेटफॉर्म हैं, और आखिरी में यही आता है कि एक पिछड़ी जाति की सरकार आई, उसने फूलन देवी पर मुकदमे वापस लिए, और न केवल मुकदमे वापस लिए बल्कि छुड़वाया। और हमें खुशी इस बात की कि नेताजी ने उनके साथ जो व्यवहार हुआ, जो अपमान हुआ था, उसको सम्मान बदलने के लिए नेताजी ने और समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में पहुंचाने का काम किया। और ये शर्त थी, बहुत लोग इतिहास ये नहीं जानते होंगे, वो शर्त ये थी, जब आत्मसमर्पण हुआ था, उस समय मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी थे, और उस समय आत्मसमर्पण के समय ये तय हुआ था कि जो जो डाकू इस समय आत्मसमर्पण कर रहे हैं, इन सब को छोड़ दिया जाएगा। उस समय जिन जिन ने आत्मसमर्पण किया था, सब डकैत छोड़ दिए गए थे, कि फूलन देवी को नहीं छोड़ा गया था। इसीलिए उसी आधार पर नेताजी ने उनके केस वापस लेकर के लोकसभा में भी पहुंचाने का काम किया। जहां इतिहास ये है, वहीं अगर आज के समय पर हम लोग कहीं मुगले आजम का नाम ले दें तो न जाने कितनों को परेशानी हो जाएगी। ये समय ऐसा है कि इतिहास को अलग अलग तरीके से देख रहे हैं लोग, और इस समय पर अगर हम लोग कहीं ये कह दें कि मुगले आजम की फिल्म बनाने वाला वो पैदा अगर हुआ था तो कहां अपने इटावा में पैदा हुए थे के आसिफ। शायद वैसी फिल्म कभी नहीं बनी होगी जो मुगले आजम की फिल्म बनी है। उसको बनने में भी न जाने कितने वर्ष लगे थे। ये भी इतिहास है इटावा और हमारा आपका औरैया का। जहां ये इतिहास है, वहीं ये भी है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक को अगर लोकसभा में किसी ने पहुंचाया था तो यहीं के मतदाता खड़े हुए ने, उन्होंने लोकसभा में पहुंचाने का काम किया था। वो जीत नहीं पा रहे थे कहीं से, वो नहीं जीत पा रहे थे कहीं। वो राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी, हालांकि हमारे पूर्व सांसद आदरणीय राम सिंह साकी जी बैठे हैं, इनके सामने नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये बात इतिहास में दर्ज है कि उस समय पर संस्थापक जी को, काशीराम जी को अगर जिताने का काम किसी ने किया था तो नेताजी और समाजवादी लोगों ने लोकसभा में पहुंचाया था।
इटावा और औरिया का इतिहास है, जहां पर डाकू होते थे, जाने क्या क्या इतिहास था वहां पर। आजकल कौन है? आजकल आवाज बब्बर शेरों की आती है। ये लाइन सफारी जो बनी है देश की पहली है, पहली लाइन सफारी है जहां पर शेर पैदा हो रहे हैं, जहां पर कभी डाकू बनते थे लोग, डाकू बनते थे, वहां पर आजकल शेर पैदा हो रहे हैं। और अभी सुनने में आया 1 महीना हुआ नहीं है, 3 शेर और पैदा हो गए वहां पर। जब गोरखपुर वालों को शेर चाहिए था, गोरखपुर वालों को शेर चाहिए था, तो हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, शेरों को किसी ने खाना खिलाया तो इटावा वालों ने खाना खिलाया था। वही शेर गए हैं गोरखपुर। और वो गोरखपुर वाले ऐसे हैं कि वो शेर को खुले में नहीं रख सकते हैं। जो गोरखपुर वाले हैं वो शेर को खुले में नहीं रख पा रहे हैं, पिंजड़े में बंद कर रखा है। लेकिन हमारी इटावा की लाइन सफारी ऐसी है जहां पिंजड़ों में नहीं रखना है, शेरों को खुले में छोड़ना है। इसलिए एक ये भी इतिहास है। इसलिए मैं आज सबसे कहना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आज प्रतिमा लगा करके हम लोगों को उस विचारधारा से जोड़ करके हमारे सांसद और उनके साथियों ने बहुत बड़ा काम किया है। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अगर इतिहास पढ़ते होंगे हम और आप, तो उनसे बड़ा स्कॉलर, उनसे बड़ा इकोनॉमिस्ट, उनसे बड़ा सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक, अर्थशास्त्री और अधिवक्ता और इतना जानकार कोई नहीं रहा। इसीलिए वो संविधान सभा के अध्यक्ष बने। न केवल वो संविधान सभा के अध्यक्ष बने, जिस समय वो बने हैं इसीलिए बनाया गया था कि उनके बनने से सबसे अच्छा हमारा संविधान बनेगा। और उन्हीं का योगदान है कि आज हमें दुनिया का सबसे शानदार संविधान मिला है। वो संविधान इसलिए भी बनाने में कामयाब हुए क्योंकि उन्होंने जीवन भर भेदभाव देखा था, बचपन से लेकर के, और पूरी उम्र उन्होंने भेदभाव देखा। उनके बारे में जिन्होंने पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि जब स्कूल की कक्षा में जाते थे उस समय भी उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता था। अगर तालाब जहां पर जानवर पानी पी सकते थे वहां पर भी पानी अलाउ नहीं था, लेने नहीं जा सकते थे। इतना बड़ा भेदभाव था। और पढ़ाई से लेकर के समाज में और जगह भी उन्हें हर तरह का भेदभाव का सामना करना पड़ा। वो जो हजारों साल पुरानी बुराई जो हमारे समाज में है, याद रखना साथियों, आज भी खत्म नहीं हुई है। और इसलिए खत्म नहीं हुई है क्योंकि बुराई को बढ़ाने वाले लोग आज भी समाज में हैं। हमने आपने देखा कि अगर कोई मंदिर चला गया तो मंदिर में जाने की आपको इजाजत नहीं थी। बहुत सारे मंदिरों में कोई घुस नहीं सकता था, और अगर घुस जाता था तो उसे सजा मिलती थी। न केवल सजा बल्कि दूसरी भावना से भी देखा जाता था। इस तरीके से आदमी को आदमी से इस तरह की घृणा करना दुनिया में कहीं नहीं देखा जाता है, केवल हमारे देश में देखा जाता है। मुझे याद है कि पिछले चुनाव में जब मैं एक मंदिर में गया और मंदिर के दर्शन कर करके जब हम लोग लौटे तो बाद में पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसे गंगा जल से मंदिर धुलवाया था मंदिर, जबकि वहां के पंडित जी मना कर रहे थे कि मत धोइए,
ये कोई पहली बार नहीं आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मंदिर धोया। आपने अखबारों में खबरें भी पढ़ते होंगे कि एक जज साहब जब कुर्सी पर बैठे तो उन्होंने कुर्सी को गंगा जल से धुलवाया। इस तरह का भेदभाव आज भी हमें देखने को मिलता है। जिस मुख्यमंत्री आवास में न जाने कितने लोग रहे, जिस समय मायावती जी उस मुख्यमंत्री आवास में रहते थे, और जब मैं उस मुख्यमंत्री आवास में गया तो हम लोगों ने कभी गंगा जल से नहीं धुलवाया। लेकिन जब यही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो अपने आप स्टैम्प लगा करके योगी बन गए हैं, वो जब मुख्यमंत्री आवास में गए तो गंगा जल से मुख्यमंत्री आवास धुलाया गया था। ये भेदभाव आज भी है। मैं सोच सकता हूं, कल्पना कर सकता हूं कि अगर हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है तो और हमारे जितने बहुजन समाज के लोग हैं उनके साथ न जाने कैसा कैसा व्यवहार होता होगा। और वो हमें देखने को मिल रहा है। हमारा आरक्षण छीना जा रहा है, हम लोगों को कहीं आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया रहा है, सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, संस्थाओं में अपने लोग बैठा करके अपने लोगों का अपॉइंटमेंट किया जा रहा है। तो इस तरह का भेदभाव चल रहा है। और किसने किया था ये भेदभाव? कोई एक मन्नू महाराज आए थे, वही सब गड़बड़ कर गए। कोई मन्नू महाराज आए थे, उन्हीं ने सब गड़बड़ कर दिया। अगर कोई हमें और आपको सम्मान दिलाता है तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान हमें सम्मान दिलाता है। ये हमारे लिए संविधान संजीवनी है। ये हम चाहते हैं देश संविधान से चले, लेकिन कुछ लोग अपने अहंकार से देश को चलाना चाहते हैं। कुछ लोग संविधान को केवल कोरी किताब मानते हैं, संविधान को संविधान नहीं मानते हैं। और हम तो कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से एक नारा दिया गया है जय जवान जय किसान, तो उसमें एक बात और जोड़ दी जाए, जय जवान जय किसान और जय संविधान। ये संविधान हमारे लिए बुनियाद है, बुनियाद। ये बुनियाद है हमारे लिए जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया। ये संविधान हमारे लिए कर्म ग्रंथ है। ये जो लोग अपने मन विधान से चलाना चाहते हैं, मन विधान से चलाना चाहते हैं, उन्हें हम लोग कहना चाहते हैं कि ये देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान से चलेगा। उसके लिए हम लोग संकल्प ले रहे हैं। संविधान हमें हक दिलाता है, हक दिलाता है हमें और आपको। संविधान हमें हक दिलाता है। जो लोग हमारा आपका हक मारना चाहते हैं वही लोग संविधान विरोधी हैं। और याद रखना, अगर संविधान कमजोर होगा तो हमारा लोकतंत्र कमजोर होगा, और लोकतंत्र कमजोर होगा तो तानाशाही आएगी। और ये देश को एक तंत्र के लिए, एक तंत्र की तरफ ले जाना चाहते हैं। जो लोग मन विधान से चलना चाहते हैं वो एक तंत्र की तरफ ले जाना चाहते हैं, तभी वो एक रंगी हैं। वो लोकतंत्र के पक्षधर लोग नहीं हैं। और याद रखना, जब कभी भी हमारे ऊपर कभी संकट आता है तो संविधान ही हमारा रक्षा कवच बनकर के हमारी मदद करता है। और संविधान ही हमारी ढाल है, और संविधान ही हमारी पहचान भी है। संविधान ही हमें सुरक्षा दिलाने का काम करता है, और संविधान ही हमें शक्ति देने का काम करता है। इसलिए संविधान को कोई भी ठेस पहुंचेगी
तो हम समाजवादी लोग एक होकर के पीडीए के परिवार की ताकत बनाने का काम करेंगे। और याद रखना कि अभी तक तो पीडीए को बचाया संविधान ने, अब हमारे पीडीए परिवार के लोगों की जिम्मेदारी है संविधान बचाने की। ये लोग जो कह रहे हैं कि 80-20 की लड़ाई होने वाली है, जो गणित ही नहीं जानते, 46 में 56 बोलते हैं। उनकी गिनती सुनी आपने 46 में 56 वाली? न केवल 46 में 56 की गिनती, इधर ये जो क्रिकेट लोकप्रिय हुआ है, यहां जितने नौजवान हैं सब क्रिकेट खेलना जानते हैं। ये बैटिंग करना भी जानते हैं, बॉलिंग करना भी जानते हैं। लेकिन बताओ, हमारे मुख्यमंत्री जी को कभी क्रिकेट खेलते हुए देखा है आपने? उनको एक बार हमने भी देखा क्रिकेट खेलते हुए, बॉल 3 बार टप्पा मारी तब भी मार नहीं पाए। और न केवल उन्हें क्रिकेट खेलते हुए हम लोगों ने देखा है, बल्कि हम लोगों ने उन्हें एक टांग पर खड़े होकर के योगा करते हुए देखा है। और कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सोचा कभी आपने? कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि देश को हम और प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे। ये $1 ट्रिलियन जो बोल रहे हैं, वो इसलिए बोल रहे हैं कि गरीब हमारा समझे ही नहीं कि ट्रिलियन क्या होता है। उसे लगता हो कि कोई बड़ी चीज होने जा रही है ट्रिलियन। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये धोखा दे रहे हैं। और क्या कहते हैं कि अर्थव्यवस्था हमारी और आगे चली जा रही है। बताओ, पूरा देख लो, सड़क के आसपास गांव गेहूं खड़ा हुआ है। बताओ, कहीं कोई कीमत दे पा रहे हैं आज? और याद कीजिए, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने कहा था कि किसानों की हम आय दोगुनी कर देंगे। बताओ, ये गेहूं लेकर के आए हो, क्या आय दोगुनी हो गई तुम्हारी? और आय दोगुने का कौन सा हिसाब किताब लगाएं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बताते ही नहीं हैं। ये आय दोगुने का हिसाब किताब कौन सा है कि अगर हम खाद लेने जाएं तो बताओ, खाद की बोरी से कितना गायब हो गया उसमें से, और डीएपी की बोरी से, और संग में जो आपको जबरदस्ती दिलवा रहे थे नैनो यूरिया। बताओ, पत्रकार साथी कोई कहानी नहीं लिखते? अगर सांड से गाड़ी टकरा जाए, अगर सांड कहीं टकरा जाए तो इनके लिए खबर है, लेकिन नैनो यूरिया किसी काम नहीं आ रही, वो खबर ही नहीं है इनको। बताओ किसान भाइयों, नैनो यूरिया खरीदवा दी आपसे कि नहीं खरीदवाई इन्होंने? और ये तो महेवा है, यहाँ तो बहुत पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग रहते होंगे। बताओ, नैनो यूरिया से कौन सा खेती को लाभ हो रहा है? कोई लाभ हो रहा तो बता दो हमें। और सुनने में आ रहा है कि जिस तरीके से उद्योगपति भारत का पैसा लेके भाग गए, वैसे ये नैनो यूरिया बनाने वाले साइंटिस्ट भी भारत छोड़ के भाग गए हैं। बताओ, कीटनाशक दवाइयां महंगी हो गई, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, और गैस का सिलेंडर जो फ्री मिलना था वो बताओ कहां मिल रहा है? और कहीं फ्री मिल रहा हो तो बताओ, डीजल पेट्रोल महंगा होता चला जा रहा है। यही मुख्यमंत्री थे, जब आलू की फसल आई थी तो कह रहे थे हम आलू खरीदेंगे, और जानकारी की तो एक आलू तक नहीं खरीदा इन्होंने। अगर कोई एक आलू खरीदा हो तो बताए सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग।
इसलिए इनकी गलती नहीं, मीडिया वालों की। ये मीडिया वाले भी परेशान हैं। जब से कोरोना आया और इनका वेतन कम हुआ, तब से इनका वेतन ही नहीं बढ़ा। और नहीं मानते, हम जब चले जाएं तो इनसे अलग से पूछ लेना। और जो हमारे मुख्यमंत्री जी कहते थे कि 40 लाख करोड़ रुपया हम लेकर के आए निवेश में, याद होगा बड़े बड़े आयोजन हुए थे जिसमें बड़े बड़े उद्योगपति आए थे लखनऊ में। इस सरकार ने बड़े बड़े उद्योगपति बुलाए और कारखाना लगाने के लिए उद्योगपतियों से मिलकर के करार किए। और जब करार हो गए दोनों, तो उसके बाद बोला कि हम 40 लाख करोड़ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में लगाने का काम करेंगे। कहा कि हम कारखाने लगवाएंगे, उद्योग लगवाएंगे। और आज जब पीछे मुड़कर के इनसे पूछते हैं कि बताओ कितने कारखाने लगे हैं, कितने उद्योग लगे हैं, तो इन पे कोई है ही नहीं उद्योग कारखाना लगा हुआ। कोई उद्योग कारखाना नहीं लगा। नौजवान साथियों, ये जितना सामान है आपके हाथ में या जो आ रहा है बाहर से, ये हमारी अर्थव्यवस्था को डुबा रहा है। कोई कारखाना नहीं लगने देंगे। ये बीजेपी वाले पहले तो अमेरिका से समझौता करते थे, इन्होंने उससे ज्यादा चीन से समझौता कर लिया। अभी अमेरिका ने तो पाबंदियां लगाई हैं। थोड़ा बहुत सुनने में आया, पीछे हट गया अमेरिका, पाबंदियां कम की हैं। लेकिन याद रखना, अमेरिका बहुत ताकतवर देश है। वो अपने लोगों के हित और अपने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के, अगर अमेरिका को कोई फैसला लेना होगा, वो देश ले लेगा फैसला। और इसीलिए वहां पर पाबंदी लग रही है कि कोई भी चीज लाओगे तो टैक्स देना पड़ेगा, और इतना टैक्स देना पड़ेगा। और वहीं हमारे भारत के लोग और उद्योगपति और बीजेपी के लोग मिलकर के चीन से लगातार संबंध बना रहे हैं, व्यापारिक संबंध बना रहे हैं। आज भारत का सबसे ज्यादा व्यापार चीन से हो रहा है। सब सामान वहीं से आ जा रहा है। ये जो मोबाइल है, मोबाइल के अंदर जितना सामान है सब वहीं का है। और केवल यही नहीं, बहुत सी चीजें। इसलिए आज के दौर में हम लोगों को क्या रास्ता चुनना है, ये तय करना है। रास्ता क्या हो हमारा, आपका। उद्योग कैसे लगे, कारखाने कैसे लगे, हमारे किसान जो गांव में है उसके पैदावार की सही कीमत कैसे मिले। बताओ हमारे किसान भाइयों, जितने लोकसभा में कानून पास हुए हैं, अगर कोई कानून आपके लिए बना हो तो बता दो हमें। अभी जो कानून पास किया है, अभी जो कानून पास हुआ है, बताओ उससे हमारे किसान भाइयों के गेहूं को कौन सा फायदा होने जा रहा है। बताओ, कोई फायदा हो रहा तो बताओ उस कानून से। अरे जिनको जमीन चाहिए वो आए चंबल और हिना के पास, जितनी जमीन चाहो तो ले लो यहां पर आकर के। बताओ है जमीन या कि नहीं है। बताइए, जमीन पे नजर है इनकी, दुकान मकान घर पे नजर है बीजेपी वालों की। और हमें और आपके बीच में खाई पैदा हो जाए, हमारे आपके बीच में दूरियां हो जाएं, ये दूरियां बढ़ाने वाले कानून ला रहे हैं। याद रखना साथियों, ये नाकाम लोग हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने हमारे नौजवानों को बेरोजगार बना दिया, इन्हें नौकरी नहीं दी, इन्हें कोई नौकरी नहीं दी। और जो बताइए फौज की भर्ती होती थी, इटावा औरैया और पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा फौज में भर्ती होती थी। और अभी सुनने में आया है कि फौज में 1 लाख की कमी है। बताइए, 1 लाख की कमी है। जहां कमी फौज में है और हमारे नौजवानों जो वर्दी पहन करके देश की सेवा करना चाहते हैं, उन्हें नौकरी नहीं दे रहे हैं। इसलिए नौजवान साथियों,
हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार जब भी ताकतवर आएगी, बनेगी और सरकार में पहुंचेगी तो अग्निवीर जैसी व्यवस्था हमेशा के लिए खत्म कराने का काम करेंगे। अग्निवीर हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं और हमारे नौजवान को काम चाहिए, रोजगार चाहिए और नौकरी चाहिए। हमारा समाजवादियों का सपना था, हम लोगों का सपना था कि सड़कें बने, उद्योग लगे, मंडियां बने। हालांकि अब तो ये भी चौड़ी कर ली सड़क, अब तीन लेन की बना दी। हम लोगों की नकल कर रहे हैं ये लोग। हम लोगों ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बताओ 3 लेन का बनाया कि नहीं बनाया? और उस पर चल करके देख लो वो अच्छा है कि ये अच्छा है। और जिन्होंने बुंदेलखंड पे थोड़ा बहुत चले होंगे वो बताओ बुंदेलखंड कैसी सड़क बनी है? सब लूट लिया उसमें। ये दिखा रहा कैसे चल रहे, सड़क पे कैसे चलते हैं, ये कह रहा नागिन की तरह चलते हैं। सोचिए आप कैसा बुंदेलखंड। और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। याद रखना, जिस दिन से सड़क का उद्घाटन हुआ उसी दिन से मेंटेनेंस हो रहा उस पे। और पूर्वांचल भी हम लोगों की बनाई हुई है। देश के प्रधानमंत्री जो हवाई जहाज लेकर के उतरे थे सड़क पर, वो किसी और की देन नहीं थी, वो समाजवादियों की देन थी। समाजवादी पार्टी ने ऐसा एक्सप्रेसवे बनवाया कि उसमें समय पड़ने पे हवाई जहाज उतार दो। और याद होगा आपको, जिस समय आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, नेताजी वहां पर मौजूद थे, उनके जन्मदिन पर हम लोगों ने उद्घाटन किया था। और एयरफोर्स के सबसे बेहतरीन हवाई जहाज जो थे सुकोई, मिराज, उनको सड़क पे उतारने का काम समाजवादी लोगों ने किया था। याद है कि नहीं याद है? और वो सड़क इसलिए बना रहे थे, उसके आसपास मंडियां बने और मंडियां बना करके हम अपने किसानों को कीमत दिलवा दें। मैं आज भी किसान भाइयों से कह के जा रहा हूं कि जब भी समाजवादियों की सरकार बनेगी, हम अपने किसानों की पैदावार का मुनाफा ज्यादा दिलाएंगे, जिससे उनके जीवन में खुशहाली आने का काम करे। आय कैसे बढ़े? सोचो, आपसे गेहूं खरीद लिया, मुझे सुनने में आया है, मैंने जानकारी की है कि पूरा मध्य प्रदेश का गेहूं और ज्यादातर उत्तर प्रदेश का गेहूं बड़ी बड़ी कंपनियों ने खरीद लिया है, बड़े बड़े फ्लोर मिल मालिकों ने खरीद लिया। आपने किसान भाइयों को ने तो आड़तियों को दे दिया होगा। हो सकता है आड़तियां आपके पास आए हों, जिससे नुकसान आपका ज्यादा ना हो, बारदाना वगैरह का खर्चा न करना पड़े। इसलिए आड़तिया आपसे लेके चला गया गेहूं और वो जाकर के बड़े बड़े उद्योगपतियों को पहुंचा रहा है या आटा वाले मिल वालों को पहुंचा रहा है। आपका गेहूं सस्ता खरीद लिया, लेकिन जब डबल रोटी खरीदोगे, बिस्किट खरीदोगे या पैकेट वाला आटा खरीदोगे तो बताओ मुनाफा किसके पास जा रहा है? आटा किसान का और मुनाफा बड़े लोगों का। गेहूं आपका खरीदा गया, लेकिन पैकेट बना करके जब आपके पास आ गया तो महंगा लेना पड़ रहा है कि नहीं लेना पड़ रहा है? और गेहूं क्या हिसाब है और आटा क्या हिसाब है? बताओ, पैकेट वाला आटा क्या हिसाब है? सोचिए आप, आटा वाला, और वो तो पार्ले वाली बात तो याद होगी आपको, इतना बड़ा पैकेट इतना हो गया कि नहीं छोटा? और सुनने में आ रहा बिस्कुट भी छोटा कर रहे हैं अब तो। और बाद में देखना बिस्किट भी आपको दवाई की तरह टैबलेट मिलेगी, लीजिए एक बिस्किट खाइए हो जाइए। ये हालत है कि नहीं है? क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, वो मुनाफा अपना कम नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि वो मुनाफा कमाना चाहते हैं। और ये दूध का भी सत्यानाश कर दिया इन्होंने। हम लोग चाहते थे कि हमारा किसान अगर जानवर रख ले
तो दूध से भी मुनाफा हो जाए उसको। लेकिन ये सरकार के लोग मुनाफा नहीं होने दे रहे हैं। हम अपने किसान भाइयों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, अगर गाय बढ़ानी है तो गाय का दूध महंगा खरीदना पड़ेगा, और अगर देसी गाय बढ़ानी है तो देसी गाय के दूध के ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। ये जो चक्कर होता है फैट का कंटेंट कि फैट कितना है, अरे भाई भैंस के दूध में तो फैट होगा ही होगा, लेकिन सुनने में आता है कि गाय के दूध में बुद्धि होती है। तो इसलिए अगर गाय का दूध महंगा बिकेगा तो गाय बचेगी। ये भाजपाई लोग सांड पसंद करते हैं, गोबर पसंद करते हैं। इन्हें गोबर की बहुत चिंता है। अगर भाजपाइयों ने कहा कुछ और तो हम लोग कहेंगे कि भाजपाइयों लोग गोबर ले जाओ, हमसे जितना चाहते हो हम लोग तुम्हें भिजवा देंगे फ्री। सोचिए आप, प्रधान परेशान है गौ सेवा से। बताओ हैं परेशान कि नहीं है? मैं चाहता हूं सरकार ये बताए कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में गौशाला में कितनी गायें हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में गौशाला में कितनी गायें हैं, कितने सांड हैं, इसकी गिनती बताएं, और कितनों की जान चली जा रही इसकी गिनती बताएं, और उनकी गाय की गौशाला में रखवाली के लिए, दवाई के लिए और इंतजाम के लिए कितना पैसा खर्च कर रहे हैं ये बताएं। जैसे इन्होंने कुंभ की गिनती नहीं बताई है, वैसे ये गाय और सांड की गिनती भी नहीं बताएंगे। सुनने में आया जब पुलिस इन पे कम पड़ जाती है तो सड़क पे यातायात के लिए उन्हें ही भेज देते हैं कि भाई तुम ही जाओ संभालो, पुलिस तो है नहीं, अब तुम ही समझा रही है यातायात। बताओ सड़कों पे हैं कि नहीं है? इसलिए तमाम समस्याएं इन्होंने पैदा की है भारतीय जनता पार्टी ने। न किसान को सुविधा दी, न हमारे नौजवान को नौकरी रोजगार दिया, महंगाई बढ़ा दी, और भ्रष्टाचार तो ऐसा बढ़ाया है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। बताओ भ्रष्टाचार कहां पहुंच गया? अभी तक की कोई सरकार इतनी भ्रष्ट नहीं आई जितनी भारतीय जनता पार्टी की है। और अगर रिकॉर्ड निकालोगे आप, रिकॉर्ड, अगर कई सरकारों के रिकॉर्ड किसी के पास हों तो अगर वो रिकॉर्डों में तुलना करेगा तो सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार अगर कोई होगी तो वो भारतीय जनता पार्टी की निकलेगी। और भ्रष्टाचार यहां तक है कि एक आईएएस पकड़ा गया लेन देन कर करके। बताओ आईएएस है गायब कि नहीं है? ये सरकार और पुलिस जाने कहां ढूंढ रही है, वो जाने कहां ढूंढ रही, ढूंढ ही नहीं पा रही है। और याद रखना, ये पैसे के लेन देन की लड़ाई नहीं थी, ये पैसे के बंटवारे की लड़ाई थी, इसलिए फंस गया वो। और सच्चाई ये है कि जो आईएएस घूम रहे हैं, गायब हैं, कहीं लापता जो हैं, वो कहीं और नहीं छिपे हैं, योगी जी के मुख्यमंत्री आवास में ही कहीं बैठे हुए हैं। बताओ कोई कल्पना कर सकता है कि आईएएस इस तरह का व्यवहार करे? और केवल आईएएस नहीं, 302, 307 में बताओ एक आईपीएस फरार था कि नहीं था? ये कहते हैं कानून व्यवस्था अच्छी हो गई। इनकी सरकार में तो पुलिस अपहरण कर रही है, पुलिस एफआईआर लिखा रही है, पुलिस पकड़ने जा रही है, पुलिस को पकड़ रही है। बताओ ये है इनकी पुलिस की। बताओ ये सच्चाई है कि नहीं है? अभी तक तो हम आप लोग देखते थे कि पुलिस चोर को पकड़ रही है, लेकिन अब पुलिस को पकड़ रही है बताइए कि नहीं सच्चाई है? इतना पुलिस को भी खराब किसी ने नहीं किया जितना इस सरकार ने कर दिया। ये डायल 100 जो बनाई थी गाड़ी या पुलिस, इसलिए बनाई थी कि गांव में दिक्कत हो, झगड़ा हो तो पुलिस मदद करे जाके आपकी। लेकिन अब ये पुलिस मदद करने नहीं जाती है, आपकी जेब खाली करवाने जाती है। जो काम इन्हें समझौता कराना चाहिए, ये समझौता नहीं कराते। ये आपकी जेब देखते हैं, जेब में कितना माल है, और माल निकालते हैं।
और याद रखना, हम भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहते हैं कि अगर इस तरीके से पुलिस से काम करवाओगे कि आप वोट लुटवा रहे हो, उनसे चुनाव लड़वा रहे हो, यहाँ पे तो देखा होगा प्रमुखी वगैरह के चुनाव कैसे हुए होंगे आसपास। बताओ पुलिस चुनाव लड़ाती कि नहीं लड़ाती? तो जब पुलिस से वोट पड़वाओगे, पुलिस से ये काम करवाओगे, तो पुलिस भी तो बेईमानी करेगी, फिर कैसे रोक लोगे आप? और उसी का परिणाम है कि आज पुलिस पे भी उंगलियां उठ रही हैं और इतनी गंभीर शिकायतें आ रही जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। ये तो अस्पताल तो सब खराब कर दिए। आज मैंने एक तस्वीर देखी कि एक सांड बीमार हो गया तो इलाज कराने के लिए अस्पताल पहुंच गया। अभी आज सोचो अस्पताल में सांड पहुंच रहे हैं। ये है इनकी सरकार। और बताओ अस्पताल में कहीं इलाज हो रहा किसी का? किसी गरीब का इलाज नहीं हो रहा। और ये कोरोना पे जो हमें कहते थे वैक्सीन वैक्सीन, बताओ अब हार्ट अटैक हो रहे हैं ज्यादा कि नहीं हो रहे हैं? न केवल हार्ट अटैक बढ़ गए हैं, बल्कि सुनने में आ रहा है कैंसर भी बहुत बढ़ता चला जा रहा है। बड़े पैमाने पे कैंसर हो गया है। नेताजी और हम लोगों ने कैंसर का अस्पताल बनवाया था लखनऊ में, 1000 करोड़ का। और वो इसलिए बनवाया था समाजवादी पार्टी ने कि अगर वो अस्पताल बन जाएगा तो हमारे गरीब को अगर इलाज की जरूरत पड़ेगी तो गरीब आएगा, उसको फ्री इलाज मिलेगा, एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये इंतजाम समाजवादी पार्टी कर रही थी। उस अस्पताल को शुरू ही नहीं करने दे रहे हैं, बर्बाद कर दिया। सैफई का भी यूनिवर्सिटी थी, वो भी बर्बाद कर दी। और जिला अस्पताल वो तो भगवान भरोसे चल रहे हैं। जैसे एम्बुलेंस जो चल रही है, वैसे ही अस्पताल चल रहे हैं। फोन मिलाओ, एम्बुलेंस आएगी कि नहीं आएगी पता ही नहीं है। हम अपने गरीबों को कह के जा रहे हैं समाजवादी सरकार बनेगी तो एम्बुलेंस की संख्या बढ़ा करके और अस्पतालों का इलाज अच्छा इंतजाम कर करके आपके गांव पे 15 या 20 मिनट में एम्बुलेंस पहुंचाने का काम करेंगे, जिससे आपका इलाज अच्छा हो जाए, किसी की जान नहीं जाए, किसी का पैसा खर्च नहीं हो। ये सुविधा देंगे। अभी सुनने में आ रहा है आज भी कोई मैच है आईपीएल का। हम तो अब देखते नहीं आईपीएल, इसलिए नहीं देखते क्योंकि भाजपा की सरकार आ गई है। इन्होंने कोई स्टेडियम ही नहीं बनवाया। बताओ आईपीएल उत्तर प्रदेश में कहां हो रहा है? जो समाजवादी सरकार में बना था स्टेडियम, वहीं पर आईपीएल हो रहा है। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं नौजवानों को, जिस तरीके से हम लोग टेनिस क्रिकेट का टूर्नामेंट कराने लगे थे, याद होगा, अपने नौजवानों के पढ़ाई के लिए, काम नौकरी रोजगार के साथ साथ अगर स्वास्थ्य बेहतर करने के लिए खेलों का बढ़ावा देना पड़ेगा तो आईपीएल से बेहतर व्यवस्था कर करके अपने नौजवानों को खेल से भी जोड़ने का काम करेंगे, जिससे उनका भविष्य भी बेहतर हो सके। इसलिए इस मौके पर मैं आपसे धन्यवाद देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं एक शानदार कार्यक्रम के लिए। शानदार कार्यक्रम के लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और जो हमारे सांसद जी ने कार्यक्रम कराया, उनके सहयोगी साथियों ने, उनको भी हम बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने बहुत सही समय पर कार्यक्रम कराया है। जो कार्यक्रम आपने किया है, इससे जुड़कर के लोग बाबा साहब के बारे में न केवल पढ़ेंगे जानेंगे, बल्कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पे चल करके जो समय समय पर अपमान होता है, जो प्रभुत्ववादी लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, जो समय समय पे अपमानित करते हैं, उनका मुकाबला करने का काम करेंगे। और वही बात जो हमारे साथी कह रहे हैं, हम यही कहना चाहते हैं, इतिहास पे झगड़ा किसी को नहीं करना चाहिए। इतिहास क्या था उस पे झगड़ा नहीं करना चाहिए,
क्योंकि इतिहास में अच्छी चीजें भी दफन है, बुराई भी दफन है। अच्छी चीजें और तरीके से हैं, बुराई भी है। किसी का इतिहास उठा करके देख लो, अच्छा बुरा सब मिल जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो इतिहास हमें आगे ना बढ़ने दे, जो इतिहास हमें विकास के लिए रोकता हो, जो इतिहास हमारी एकता को लड़ाता हो, उस इतिहास को इतिहास रहना चाहिए। इतिहास को नहीं बदलना चाहिए, इतिहास को नई तरीके से नहीं बताना चाहिए। और अगर कोई हमारे रामजी राज सुमन जी या किसी भी कार्यकर्ता का अपमान करेगा तो हम लोग भी समाजवादी लोग उसके साथ खड़े दिखाई देंगे, उसकी सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और ये सेना वेना सब नकली है, याद रखना। हिटलर ने भी बनाई थी एक ट्रूपर। हिटलर अपने समय पर एक फौज रखता था, अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना देता था, फौज की वर्दी पहनाता था, फिर अपने विरोधी लोगों को पिटवाता था। उसका नाम था ट्रूपर्स, कहा करते थे उसे। ये बीजेपी वालों की ये ट्रूपर है, ये जो सेना दिखाई दे रही है, ये कोई सेना वेना नहीं है, सब बीजेपी वाले लोग हैं, सब बीजेपी वाले हैं। उनके चेहरे मिला लो, गांव मिला लो, वोट निकाल लो, सब बीजेपी वाले निकलेंगे, कोई नहीं निकलेगा। इसलिए ये सरकार की जिम्मेदारी है हमारे सांसद के सम्मान बचाने की, क्योंकि संविधान हमारा रक्षा कवच है। संविधान हमें ताकत देता है, शक्ति देता है। संविधान ही हमें समय समय पर आगे बढ़ने का मौका देगा, हक दिलाता है संविधान। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को याद करते हुए हमें पूरा भरोसा है कि आप सब लोग मिलकर के हमारे पीडीए परिवार को बढ़ाने का काम करेंगे। पीडीए से जुड़ करके हम लोग 90% आबादी जो है, 90% आबादी है, उसको साथ लेकर के चलने का काम करेंगे, जिससे भारतीय जनता पार्टी का हम लोग मुकाबला कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह महोबा के लोगों ने और आसपास के लोगों ने समाजवादी पार्टी के प्रति ये जो लगाव दिखाया है, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं